मैं एक मजदूर का बेटा हूँ और मैंने सीएसएस कर ली है और छठी क्लास से ये छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी सीखना शुरू की। और लेट्स मूव ऑन। आई वाज सिंगल इन माय फैमिली हैविंग नो सिस्टर और नो ब्रदर। अब मुसलसल मेहनत करें, कहीं पे रुके ना। कितना टाइम चाहिए होता है, क्या चाहिए? सीएसएस ना मुश्किल है ना आसान है, सीएसएस बस लंबा है। क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी टीम और सीएसएस बड़ी अनप्रडिक्टेबल सी चीज़ें हैं। नोवा ने बहुत अच्छा साथ दिया। नोवा को तैयारी करने के बाद इंटरव्यू सेशन के लिए ज्वाइन किया। नोवा तक फैमिली की तरह लगती। मैंने एमफिल किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से और उसके बाद मैंने कुछ दिन सब इंस्पेक्टर की जॉब की इन पंजाब पुलिस। देन मैंने एक 16 ग्रेड की जॉब की एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। देन आई वाज इन ग्रेड 17 इन पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और अभी मैंने रिसेंटली सीएसएस क्वालिफाई किया है। एक्चुअली हमारा एक यूथ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो कैरियर काउंसलिंग का है। वेरी अनफॉर्चुनेट, मुझे सीएसएस का जब मैं अपनी बीएससी के आखिरी सेमेस्टर में था तब पता चला कि सीएसएस भी कोई चीज़ होती है जिसके ज़रिए बंदा करके कहीं अच्छी जगह पे जा सकता है। तो मेरे पेरेंट्स का ये ख्वाब था कि वो मुझे बहुत किसी आला पोजीशन पे देखना चाहते थे, तो उस पर पहुंचने के लिए सीएसएस एक अपॉर्चुनिटी दी, तो जिसका मुझे बीएससी के लास्ट में पता चला और मैंने मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में जो है वो क्लियर हो गया। जहाँ तक कामयाबी का राज है वो तो सिर्फ सीएसएस में एक ही है कि आप परसिस्टेंट रहें। और मुझे सीएसएस करने के बाद बरकत की समझ आई कि बरकत क्या होती है। पहले मुझे एक ग्रुप मिला था पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स, तो मेरी एक सीनियर हैं डॉक्टर ससी मलिक शेर, उनका दोबारा सीएसएस पास हुआ और उन्होंने फेसबुक पे कॉमेंट लिखा है कि अगर अब मेरा दोबारा इंटरव्यू पास हो भी गया तो मैं अपना ग्रुप नहीं छोड़ूंगी। उनका ग्रुप मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स था। मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अगर इतना अच्छा ग्रुप है तो मुझे ये मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स मिले। तो अगले दिन ही मुझे ये खबर मिली कि आपकी रीएलोकेशन होगी और मैं मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट में चला गया हूँ। तो सीएसएस के लिए कामयाबी का राज है वो सिर्फ यही है कि अगर आप मुसलसल मेहनत करें, कहीं पे रुके ना। बिकॉज सीएसएस ना मुश्किल है ना आसान है, सीएसएस बस लंबा है। तो लंबे रास्ते के लिए थोड़ा दिल बड़ा रखें और परसिस्टेंट रहें, तो आई थिंक ये कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। तैयारी बेसिकली स्टार्ट में खुद ही की थी, फिर जो है नोवा ने बहुत अच्छा साथ दिया। नोवा को तैयारी करने के बाद इंटरव्यू सेशन के लिए ज्वाइन किया और जो है जहाँ तक कितनी देर की, तो क्योंकि मैं कभी भी सीएसएस को पार्ट टाइम ही किया, कभी भी फुल टाइम जॉब नहीं दे सका। अक्सर लोग भी बल्कि यही पूछते हैं, मैं आपके साथ ये जवाब भी दे दूं कि कितना टाइम चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है। तो सीएसएस आपका एक टोटली पर्सनल अफेयर है। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप कम अरसे में कर सकते हैं, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास कम टाइम है तो जाहिर बात आपको थोड़ा ज़्यादा अर्सा लगाना पड़ेगा। मेरे पास कम टाइम था, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी वेरी आफ्टर माई डिग्री, तो मुझे कम टाइम मिलता था तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, 1.5-2 साल लगा मुझे तैयारी करते करते। जहाँ तक न्यू एस्पायरेंट्स का मशवरा है तो बिलीव मी, मैंने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की, लेकिन सीएसएस पास करने के बाद मैं खुद भी एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ नोवा में, और मैंने ये महसूस किया है कि वो चीज़ जो मुझे पढ़ने के लिए 15-15, 20-20 दिन लगे, मैं अपने एक लेक्चर में बच्चों को वो एक ही लेक्चर में अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि जो भी बंदा स्टार्ट करना चाहे तो एकेडमी को कुछ दिन के लिए ज्वाइन करें। और बाकी सीएसएस पाकिस्तान में अच्छी चीज़ों में एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत अच्छा पुश दे सकता है, आपको अच्छी स्टेबिलिटी दे सकता है। तो आई थिंक इस तरफ ज़रूर आएँ और जहाँ तक तैयारी का ताल्लुक है कोई एकेडमी शुरू में ज्वाइन करें और दिल थोड़ा बड़ा रखें, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी टीम और सीएसएस बड़ी अनप्रडिक्टेबल सी चीज़ें हैं। आपको नहीं पता लगता आपके साथ क्या हो जाता है। थोड़ा दिल बड़ा रखें और मुसलसल मेहनत करें तो आप जरूर कामयाब हो। पेपर कहीं से भी नहीं आता, पेपर वहीं से ही आता है जो एफपीएससी ने कोर्स दिया हुआ है। तो चीज़ें किताबों से ना देखें बल्कि कोर्स को देखें, कोर्स की आउटलाइंस निकालें और उन आउटलाइंस को मुख्तलिफ किताबों में देखें कि कौन सी किताब में ये चीज़ अच्छी लिखी हुई है। वो किताब हो सकती है, वो यूट्यूब हो सकती है, वो कोई रिसर्च जर्नल हो सकता है। जहाँ पे कोई टॉपिक अच्छा दिया हुआ हो वहाँ से वो टॉपिक पिक करें और उसकी अच्छी तैयारी कर लें आप, तो आपका बेहतरीन हो जाएगा। इंग्लिश ऐसे के लिए आपकी बात ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए ये है कि वो जैसे कहते हैं ना कि जब तक आपको मंजिल तक जाने का रास्ता ही नहीं पता चलेगा तो आप इधर जाएंगे और भटकेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। आप उसको टेक्निकली एड्रेस करें। इंग्लिश में ऐसे में वो मांगता क्या है, आप वो तैयारी करें। वो चाहता है कि मुझे सिंपल बीए वाली इंग्लिश दे दें, मुझे एरर फ्री इंग्लिश लिख के दें और मुझे जो मैंने पूछा है आप वो बयान करें। तो इंग्लिश के लिए कुछ दिन के लिए कोई अच्छा इंग्लिश का टीचर ज्वाइन करें और अपनी जो ग्रामर की गलतियाँ हैं वो कम से कम करें। सेंटेंसेस को छोटा से छोटा बनाएं और कोशिश करें कि आप एरर फ्री लिखें। और तीसरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप ऐसे लिख रहे हो तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर
कि मैं जो ऐसे लिख रहा हूँ क्या ये उसने वही पूछा है जो मैं लिख रहा हूँ। उसके आप जो पूछा है आप उसको अगर प्रॉपर आंसर कर दें अपनी एरर फ्री इंग्लिश के साथ, अच्छी टेक्निकल नहीं, बहुत वर्बोसिटी और वोकैबुलरी ये ना यूज़ करें, आप सिंपल अच्छी इंग्लिश लिख के इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मैं बल्कि इस बात का आपके सामने एक बहुत बड़ा शिकार हूँ कि सब्जेक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरी अभी अटैम्प्ट में बड़ा आउटस्टैंडिंग स्कोर था और मतलब IR में 143, पंजाबी में 87 और इस तरह आईला में बड़े अच्छे, USSC टारगेट होने के बावजूद बहुत अच्छे। लेकिन एक सब्जेक्ट मेरा था एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, उसमें मेरे 34 मार्क्स। अब एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स होने की वजह से वो मुझे बिल्कुल ही 85th पोजीशन पे लेके चले गए। अगर उसमें मेरे 20-25 भी ज़्यादा मार्क्स होते तो आई वुड हैव बीन अमंग द टॉपर्स। तो एज सिलेक्शन इज़ वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और सिलेक्ट कैसे करें, जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि यार मेरी इनके ऊपर ज़्यादा कमांड है, आप उनको सिलेक्ट करें और उनके ऊपर भी मुसलसल मेहनत करें। और अगर एक फार्मूला आप देखें कि सब्जेक्ट वो सिलेक्ट करें जो कभी भी आपको चेंज ना करने पड़े अगली अटैम्प्ट के लिए, और थोड़ा सा आप उनका ट्रेंड भी देख लेंगे आया कि ये टारगेट होने वाले हैं ये नहीं होने वाले। बाकी जो टारगेट वाली कहानी है वो भी थोड़ी सी वेग सी है कि पता ही नहीं चलता कौन सा सब्जेक्ट टारगेट हो जाए। मेरा ये मानना है कि आप जो भी ऑप्शन रखें उसके ऊपर आप उसको एलोकेटेड टाइम ज़रूर दें और वो सिलेक्ट करें जो थोड़ा सा आपसे रेलिवेंट हो, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो। बिकॉज अनलेस आपकी कोई चीज़ आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होती नहीं तो आपको मज़ा ही नहीं आता। वो सब्जेक्ट लें जो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। लेकिन पंजाबी मेरा इंटरेस्ट था, आई गॉट 87। USST मेरा इंटरेस्ट था, टारगेट होने के बावजूद लोग जिसमें जब फेल हुए आई गॉट 48। इस तरह IR मेरा टेस्ट था, आई गॉट 143। तो अपना थोड़ा सा टेस्ट देखें आप, और वो सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छी से अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं, आपको फील करते हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़ के मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो सब्जेक्ट लें आप। मे बी कब से लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, तो मैं तो वो बंदा हूँ जिसने मदरसे तक 5वीं क्लास तक तालीम हासिल की और 6ठी क्लास से ये छोटी ABC और बड़ी ABC सीखना शुरू की। जहाँ तक फाइनेंसेस की बात है तो मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ कि मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ और मैंने CSIS कर ली है। तो ना फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं ना कुछ और इन्वॉल्व है, मेन चीज़ है आपकी डेडिकेशन। आप कितना किस चीज़ को एस्पायर करते हैं। अगर आप किसी उसको वाकई करना चाहते हैं, अगर आपकी रियली इसमें डेडिकेशन इन्वॉल्व है तो आप कर सकते हैं। बाकी रही फाइनेंसेस की बात, हाँ ये ज़रूर है कि डेडिकेशन है तो फिर पैसा ही ना हो तो फिर, तो उसके लिए है कि तो अगर आपके पास अच्छा बैकग्राउंड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट फाइनेंसेस डज मैटर, पैसे आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। ये है कि अगर अच्छा बैकग्राउंड है दैट्स वेल, अगर नहीं है तो थोड़ा सा सिस्टमैटिक खेलें, 4 पैसे कमा लें, उनको सेव करें, अपने आप को पैसे की टेंशन से फ्री करें और फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। मैं अपनी सक्सेस को विदाउट एनी कन्फ्यूजन अपनी अम्मी जान को डेडिकेट करूँगा। और उन्होंने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल की और यहाँ तक लाने के लिए उनका बहुत ज़्यादा रोल है। तो विदाउट एनी डाउट वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मुझे ज़रूर कहीं ना कहीं से देख रही हैं, तो मैं अपनी सक्सेस उन्हीं को डेडिकेट करूँगा। अनलेस आपके दिल में एक मुसलसल मोटिवेशन ना हो किसी काम के लिए तो आप उसको नहीं कर सकते। बिकॉज CSIS एक लंबा रास्ता है, तो इस लंबे रास्ते के लिए एक चीज़ ऐसी हो कि जहाँ पे भी आप रुकें वो आपको दोबारा पुश करे कि नहीं यार लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। तो आई वाज फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो पेरेंट्स की विश थी, आई वाज सिंगल इन माई फैमिली हैविंग नो सिस्टर एंड नो ब्रदर। तो उनका थोड़ा ये था कि अब हमारा एक है तो हमने इसको आगे पहुँचाना है। उन्होंने बड़ा इस चीज़ को एस्पायर करते, तो ये पीछे कंटिन्यूस मोटिवेशन थी मेरे लिए कि ना सिर्फ मैं खुद आगे जाऊँ बल्कि पीछे जो है और मेरी फैमिली से और लोग भी आएँ और मेरी जो कम्युनिटी से हैं वो और लोग भी हैं। तो ये चीज़ मुसलसल मोटिवेट करती थी कि नहीं यहाँ पे नहीं रुकना, यहाँ पे भी नहीं रुकना। अभी CSIS करने के बाद भी अभी लगता है कि अभी बहुत सारा लंबा रास्ता है जहाँ से चल के जो है वो कामयाबी तक पहुँचना है। जिस दिन मैंने पहले दिन नोवा को ज्वाइन किया तो सर अली और सर फरीद वहाँ पे बैठे थे। सर अली के साथ ज़रा अच्छी टर्म्स थी क्योंकि वो भी सराइकी स्पीकिंग थे और मैं भी ज़रा सराइकी स्पीकिंग बंदा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बिलाल सही नोवा तक फैमिली की तरह लग सी। मैं लगा कहानियाँ सुना रहे हैं, क्या फैमिली बिजनेस ही है, क्या फैमिली का क्या चक्कर है। लेकिन जब नोवा को ज्वाइन किया, उसके साथ अटैचमेंट हुई, बाद में पढ़ाना शुरू किया, तो आई डोंट नो बट मुझे ये लगता है कि नोवा अब फील होता है कि रियली लाइक ए फैमिली। और जहाँ तक बात है एकेडमीज़ की, तो सारी एकेडमीज़ अच्छी होंगी, बट मुझे थोड़ा पर्सनली ये लगता है कि टीचर्स स्टाफ के वाले से सर हसन गोंदल, सर फरीद और उसके अलावा जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए सर आमिर और फिर मतलब एक आपको बहुत अच्छी फैकल्टी
और उसके साथ जो दूसरी अच्छी बात है वो ये है कि आपको डायरेक्ट टीचर्स अवेलेबिलिटी आपको होगी। आप जिस भी टीचर्स को पर्सनली मिलना चाहें, जहाँ पे मिलना चाहें, ही वुड बी अवेलेबल टू यू। सो आई वुड रियली मस्ट से कि इट्स लाइक ए फैमिली। जब आप यहाँ पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ये उम्र भर का रिश्ता है जो कभी भी शायद ख़त्म ना हो। तो इवन के क्वालिफाई करने के बाद भी आई एम सर्विंग एट नोवा इन लाहौर, इन वेस्टेज, इन रहमानाबाद, इन इस्लामाबाद एंड बोथ कैंपसेस ऑफ द रावलपिंडी। सो इट्स लाइक ए फैमिली।